जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक बेहद ही रोमांटिक टॉपिक जो क्रिया के बारे में आज हम बताएंगे। तो क्रिया पे चर्चा करने से पहले बहुत दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं हो रही है, कुछ अपरिहार्य कारणों से क्लासेस बंद थी। लेकिन आइए चलिए आज क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगी और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए इसी मज़े के साथ हम लोग चलते हैं, अपना आज का जो टॉपिक है क्रिया का उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में आज आपसे हम चर्चाएं करेंगे। आपने भी सुना होगा क्रिया के बारे में, अच्छी तरीके से आपको जानकारी भी होगी। जो आप न जानते हैं, न समझ में आता है, बस उसी के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो आइए, जो क्रिया है, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो कार्य करने से है। क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कार्य करने से, यानी जिस किसी शब्द के माध्यम से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, जिस किसी शब्द के माध्यम से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसी को क्रिया कहा जाता है। तो आइए डिफिनेशन आप देख लीजिए। जिस किसी शब्द के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही क्रिया कहा जाता है। देखिए, मैंने परिभाषाएं आपको बताया कि जिस किसी शब्द के माध्यम से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इसे पूर्णतः धैर्य के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ इसे पढ़िए, देखिए और समझिए, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को ले लेंगे, जैसे अभी हाल ही में देखेंगे यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, या जहाँ भी हिंदी की अगर सिलेबस में होगी हिंदी, वहाँ आपको 1 से 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये क्रिया के बारे में मैं अभी आपको परिभाषाएं बताया। आइए देखिए क्रिया के भेद कितने होते हैं। देखिए, क्रिया के जो कर्म के आधार पर भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो कर्म के आधार पर भेद है वो है 2 प्रकार का। पहला होता है आपका सकर्मक और दूसरा होता है आपका अकर्मक। देखिए, क्रिया के 2 भेद हैं। 2 भेद आपको कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका सकर्मक और दूसरा है आपका अकर्मक। देखिए, अगर सकर्मक में हम संधि विच्छेद करें तो इसका हो जाएगा स धन कर्मक, जहाँ स का अर्थ है साथ और कर्म का अर्थ है कर्म से। यानी जिस किसी वाक्य में, जिस किसी शब्द में, जिस किसी वाक्य में यदि कर्म भी क्या हो, क्रिया के साथ साथ हो,
वैसी क्रिया को क्या कहा जाएगा? सकर्मक कहा जाएगा। और दूसरा है अपना अकर्मक। तो आपको पता है अ का अर्थ होता है नहीं, अकर्म का अर्थ है कर्म से। यानी जिस किसी वाक्य में यदि क्रिया के साथ कर्म न हो, अ का मतलब नहीं, कर्मक का मतलब कर्म से, जिस किसी वाक्य में कर्म न हो उसे ये क्या कहा जाएगा? अकर्मक कहा जाएगा। तो आप इसको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, राम गाना गा रहा है। जैसे ही मैं एक वाक्य लिखा हूँ कि राम गाना गा रहा है, आप इसमें देखेंगे राम क्या है? यहाँ पे राम है आपका कर्ता। ये जो गाने वाला काम कर रहा है ये क्या है? आपका क्रिया है। कर्म क्या है आपका? गाना। जो सॉन्ग है, सॉन्ग आपका क्या है? यहाँ पे एक कर्म है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्रिया के साथ साथ क्या है? कर्म भी आपका लगा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको हम सकर्मक कहेंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इस वाक्य को हटा देता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ राम गा रहा है। राम गा रहा है, राम क्रिया तो कर रहा है गाने का, लेकिन उसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे आपको जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे राम क्या कर रहा है, तो उसमें तो आपको आंसर मिलेगा गा रहा है, लेकिन क्या गा रहा है ये आपको पता नहीं। हो सकता है वो फिल्मी दुनिया में हो सकता है वो भक्ति दुनिया में हो। हाँ, तमाम प्रकार की आपको ऐसे देखने को मिलेगा। गाने का भी कई प्रकार होता है। कुछ लोग स्टेज गायक होते हैं जो आपको स्टेज पे देखेंगे, मंच पे देखेंगे। कुछ लोग आप इंटरनेशनल जो फेस्टिवल होते हैं उस पर देखेंगे। और कुछ लोग आपको घर में ही पता चले कोई बर्तन ही ले लिया, बर्तन पे ही बजाना चालू कर दिया, गाना चालू कर दिया। तो कई प्रकार के गायक होते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो राम गाने का तो कार्य कर रहा है, लेकिन क्या गा रहा है ये मुझे पता नहीं। अब जो ये वाक्य बचा है ये मेरा हो जाएगा अकर्मक। तो आप अकर्मक और सकर्मक को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान गए होंगे। जिस वाक्य में यदि कर्म साथ साथ हो, क्रिया के साथ कर्म भी हो, उसे हम सकर्मक कहेंगे। जिस वाक्य में यदि क्रिया के साथ कर्म न हो उसे हम अकर्मक कहेंगे। तो आप इसको देख लिए होंगे, आप इसको समझ गए होंगे। आइए मैं आपको कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं बता देता हूँ। प्रमुख अकर्मक क्रियाएं। देखिए ये जो क्रियाएं हैं ये आपको पूर्ण रूप से अगर जहाँ पे देखने को मिल जाए आप समझ जाइएगा कि वो प्रमुख रूप से क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे सोना। क्या आप सोते समय भी कोई काम करते हैं? नहीं करते, केवल आप क्या करते हैं? सोते रहते हैं। रोना। जीना, मरना। इन दो वाक्यों का बहुत ही आजकल के जो युगांतर है इसमें आप बहुत ही अधिक प्रचलन देख रहे होंगे जीने मरने की। लोग किसी भी वाक्य में कह देते हैं कि मैं आपके पीछे जीने मरने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कर्म की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए लोग इसे जीने मरने की बात बहुत ही आसानी से कह देते हैं। तो ये वाक्य जान जाइए है तो बड़ा, लेकिन कर्म की अनुपस्थिति में क्या होता है? छोटा हो जाता है। आगे है चलना, नहाना, जाना, आना, उठना,
बैठना। ये जो हमारे कुछ वाक्य हैं प्रमुख रूप से अकर्मक हैं, इसमें आपकी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और जो मैं बताया हूँ कि ये दोनों शब्द बहुत ही प्रचलन में, आप भी देखते होंगे, आपके भी समय में आपके भी जो क्लोज होंगे बहुत से लोग ऐसे वार्ता करते हैं कि हाँ वो मेरे पीछे जीने मरने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ संभव नहीं है, सब एक असंभव वाली बातें करते हैं। आइए आपको ये मैं अकर्मक बता दिया हूँ। प्रमुख सकर्मक, जिसमें कर्म भी आपका होना अनिवार्य है और साथ साथ होता है, उसको मैं बता दूं। देखिए प्रमुख सकर्मक में आपका आएगा खाना, पीना, धोना, मारना, पढ़ना, लिखना। ये प्रमुख सकर्मक के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने लिखा हूँ खाना, खाना आप खाएंगे, तो खाना खाने के साथ साथ आपको ज़रूर, आप जब भी किचन में जाते हैं तो मम्मी, दीदी, भाभी, अच्छा जो कुछ भी किचन में जो कोई रहता है, आप उससे पूछेंगे आज खाने में क्या बना है, तो उधर से आपको उत्तर मिलता है आज पनीर की सब्ज़ी है, पूड़ी है, या जो कुछ भी हो। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। आप पूछेंगे कि नहीं क्या खाने को मिलेगा। दूसरा चीज़ है पीना। पीने के साथ साथ अगर मैं कह दूं पीने के लिए, तो कुछ लोग मान लीजिए पानी भी सिंपल, कुछ व्रत वगैरह हों, मान लीजिए आपको जूस भी है, आपको फ्रूट वगैरह की, वो सब भी पीते हैं। कुछ लोगों डेली चाय की नशा होती है कि नहीं एक कप चाय चाहिए तो चाहिए। तो ऐसे क्या है कि आपको डेली कुछ न कुछ कर्म की आवश्यकता है। देखिए एक शब्द है मारना, इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं मार पड़ी होगी। हाँ, कोई बचा नहीं है, यहाँ तक कि मैं खुद ही नहीं बचा हूँ, तो आपको क्या बताऊँ। मारना, तो मारने की ज़रूरत, देखिए जब मारते हैं आप तो किसी न किसी चीज़ से मारेंगे, हाथ से मारे, पैर से मारे, डंडे से मारे, किसी न किसी कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। तो आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब आपको क्या है, ये सकर्मक है। पढ़ना है, आप पढ़ेंगे। मान लीजिए आज आप हमारी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, तो मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप बुक उठा के पढ़ें, हिंदी की यही टॉपिक आप बुक उठा के भी पढ़ सकते हैं। तमाम प्रकार की मार्केट में बुकें हैं, तो उसमें भी आपको क्या है, कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। लिखना, जैसे मैं तो लिख रहा हूँ मार्कर से, आप हो सकता है पेन से लिख रहे हो। आपके घर में जो आपके बच्चे होंगे वो आपको रोल वगैरह से लिखते होंगे। तो इसलिए इसमें क्या होता है, आपको कर्म की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो मैंने पीछे वाले टॉपिक में बताया हूँ अभी पीछे जस्ट, कि ये अकर्म क्रिया के एग्जाम्पल हैं, उसमें क्या है, आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए आप इसे समझ गए होंगे। देखिए एक चीज आता है आपका धातु। धातु हम किसे कहते हैं, धातु शब्द आप भी सुने होंगे। धातु किसे कहा जाता है, तो धातु उसको कहा जाता है जो क्रिया का मूल रूप है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे गाना। गाना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन अगर मैं जैसे ही ना हटा दूं इसमें से, क्योंकि धातु में ही ना प्रत्यय लगा के आपको क्रिया बनाई जाती है, तो ये जो गा है ये क्या है, ये आपका धातु है। तो किसी भी धातु में ना, आना, याना प्रत्यय जोड़ के उसे क्या किया जाता है, क्रिया के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो देखिए धातु है गाना, मैं लिख दूं जाना, तो ये तो आपकी क्रिया हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे ना अगर हटा दूं इसमें से, तो जा क्या है, आपकी धातु हो जाएगी। ऐसे ही आप समझ गए होंगे, क्रिया के जो मूल रूप है उन्हीं को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ना क्या है उसमें से ना है आपका प्रत्यय, और जो ये मूल शब्द हैं ये हैं आपके धातु। आइए आपको चलते हैं अब आगे क्रिया की जो टॉपिक है। एक आपने सुना होगा द्विकर्मक।
द्विकर्मक किसमें कहते हैं? तो आप देख रहे हैं इसका जब आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, द्वि का अर्थ होता है दो से, कर्मक का मतलब कर्म। यानी जिस किसी वाक्य में अगर दो कर्म हो उसे ही हम द्विकर्मक कहा जाता है। जैसे आप इसका परिभाषा लिख लीजिए, जिस किसी वाक्य में दो कर्म हो उसे ही हम द्विकर्मक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल है माता जी ने बालक को वस्त्र पहनाया। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि माता जी ने बालक को वस्त्र पहनाया। तो यहाँ देखिए माता जी आपकी क्या है, ये तो आपकी कर्ता होगी यानी संज्ञा है। बालक जो है यहाँ पे एक कर्म हो गया, दूसरा कर्म क्या है आपका वस्त्र हो गया, पहला कर्म आपका बालक है, अब पहनाना क्या है, ये आपकी क्रिया है। तो देखिए जिस किसी वाक्य में यदि दो कर्म की आवश्यकता है या दो कर्म दिया हो उसे ही हम द्विकर्मक कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ गए होंगे कि माता जी ने बालक को क्या किया, वस्त्र पहनाया। वस्त्र पहनाने का मतलब बालक खुद ही एक अपने आप में कर्म है और वस्त्र खुद दूसरा कर्म है। तो इसमें दो कर्मों की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको आप समझ गए होंगे। आइए आगे आपको देखते हैं प्रयोगार्थक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए प्रयोगार्थक क्रिया उसे कहते हैं जब कर्ता स्वयं कार्य कर न करके बल्कि किसी दूसरे से वो कार्य करवाता है, हाँ उसी को जो कहा जाता है वो प्रयोगार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो आइए देखा जाए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए तो उसे ही प्रयोगार्थक क्रिया कहा जाता है। देखिए प्रयोगार्थक क्रिया क्या कहा जाता है, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से वो कार्य करवाए उसे ही क्या कहा जाता है, प्रयोगार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पढ़ना, अगर इसी से एक शब्द बनता है पढ़वाना, तो पढ़ना जब होगा ये तो आपकी क्रिया है, लेकिन जब पढ़वाना होगा ये आपकी क्या है, प्रयोगार्थक क्रिया, क्योंकि आप इससे स्वयं न करते हैं बल्कि किसी दूसरे से आप कहते हैं कि नहीं आप इस टॉपिक को पढ़ डालिए, ये कीजिए वो कीजिए। किसी काम को आप दूसरे से अगर करवा रहे हैं वहाँ पे आपकी जो क्रिया होगी वो क्या होगी, प्रयोगार्थक क्रिया होगी। जैसे एक चीज़ मैं लिख दूँ लिखना, इसी से एक वाक्य बनता है लिखवाना। लिखवाना किस प्रकार की क्रिया है, आपकी प्रयोगार्थक क्रिया है। तो आप इसे भी समझ गए होंगे, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे से वो कार्य करवाएं
उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं आपका अनुकरण क्रिया। अनुकरणात्मक जो क्रिया होती है, अनुकरण से आप समझ रहे होंगे। अनुकरणात्मक क्रिया, देखिए अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? जितने भी ध्वन्यात्मक शब्द हैं, जो भी ध्वन्यात्मक शब्द हैं उसको क्रिया के रूप में अपना लेने पे वही क्या होता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आप कभी भी देखे होंगे आपके घर में लोटा वोटा होगा तो आप बजाते होंगे उसे, तो उसकी आवाज़ कैसे आएगी? टन 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 आती है। लेकिन इसको हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं टना टन। ये क्या है? आपका एक ध्वनि वाला शब्द है। तो ये जो क्रिया आपकी होगी वो कैसी होगी? अनुकरणात्मक होगी। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा है खन खन। ये आपका जैसे सुने होंगे कि गांव में बहुत प्रचलित शब्द है कि वो लड़का बहुत खन 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 भागता है, यानी बहुत तेज भागता है। तो इसका जो होगा खनाखन या चाहे खन खनाखन। तो ये सब कैसी क्रिया हैं? तो ये आपका अनुकरणात्मक क्रिया है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए आपको आगे ले चलते हैं। पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए पूर्णकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब कर्ता किसी एक कार्य को पूर्ण करके तुरंत दूसरा काम स्टार्ट कर दे, उसी को कहा जाता है पूर्णकालिक क्रिया। यानी एक क्रिया आपकी पूर्ण होगी, दूसरा क्या होगा? अपूर्ण होगा। जब कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके या पूर्ण करके तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन खाना खाया सो गया। मैंने एक वाक्य लिखा हूँ, मोहन खाना खाया सो गया। तो देखिए हमारा एक वाक्य तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है कि मोहन ने क्या किया? खाना खाया है। एक क्रिया आपकी यहाँ पे हो रही खाना खाने की, या दूसरी क्रिया आपकी यहाँ पे होगी सोना। क्या है? एक क्रिया है। तो देखिए एक तो काम हो चुका है आपका, खाना मोहन ने क्या किया? खा लिया है। और दूसरा क्रिया तुरंत स्टार्ट कर दिया, खाना खाने के तुरंत बाद क्या किया? सो गया। आप लोग के भी दैनिक जीवन में ये काम होते होंगे। आप तुरंत खाना खाते हैं, तुरंत पता चले बेड पे लेटे और सो गए। तो ये आपकी जो होगी वो पूर्णकालिक क्रिया होगी। दूसरा मैं लिख दूं एग्जाम्पल, मोहन के आने के बाद गीता चली गई। देखिए दूसरा एग्जांपल है, मोहन के आने के बाद गीता क्या हुई? चली गई। तो एक क्रिया तो आपका यहाँ तक हो जा रहा है, मोहन के आने के
बाद यानी मोहन आ चुका है, फिर उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, गीता चली गई। यानी मोहन जैसे ही कमरे में आया उसके बाद क्या की, गीता चली गई। तो आप देख रहे हैं दो क्रियाएं हो रही हैं और दोनों कैसे हो रही हैं, एक काम पूर्णतः समाप्त हो जा रहा है और दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसी को आपको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। आइए चलिए आपको नाम धातु क्रिया बता दें। देखिए, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण की सहायता से किसी क्रिया का निर्माण होता है, जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से किसी क्रिया का निर्माण होता है उसे ही नाम धातु कहते हैं। जैसे उपनाम आप देखे होंगे, किसी का नाम रहता है मोहन, सोहन, पता चलता है उसे लोग गांव में कलवा बुलाते हैं। कलवा क्यों बुलाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ल थोड़ा सा काला थी, इसीलिए लोग उसे कलवा बुला रहे थे। तो ऐसे ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो अपने आप में संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, लेकिन उसका जब कोई दूसरा नामकरण कर दिया जाता है, जो क्रिया बना दिया जाता है उसी को, तो क्या होगी, आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे आपको मैं एक शब्द लिखता हूँ, बात। बात क्या है, एक संज्ञा है। तो आपका बात से हमारा क्रिया क्या बनेगा, बात से जो क्रिया बनती है वो बतियाना। जैसे आप सुने होंगे गांव में कि फलाने बहुत ही ज़्यादा बतियाते हैं। तो बतियाना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। क्रिया है, कैसी क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत ही चर्चित एग्जाम्पल है, आपके जीवन में भी आया होगा, एक शब्द है लात। लात का मतलब पैर। ऐसी से जो क्रिया बनती है वो बनती है लतियाना। आप भी कहते हैं ना, अगर ज़्यादा बोलोगे तो अभी लतिया देंगे। तो लतियाना भी क्या है, एक प्रकार का क्रिया है, लेकिन क्रिया कैसी है, नाम धातु क्रिया है। तो देखिए टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझ के और सोच के एकदम धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है। लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी इतनी सरल है, अगर आप अपने दैनिक जीवन में इसे उतारते हैं, अपना रोचकता इसमें बनाएंगे तो निश्चित ही आप किसी भी सफलता से दूर नहीं होंगे। क्यों, देखिए आगे जैसे आपको देखा जाए, एक शब्द होता है गरम। जैसे आप देखते होंगे कोई चीज़ होगा तो आप टच करेंगे, कहते हैं बहुत गर्म है। तो गर्म से ही एक चीज़ बनता है गरमाना। गरमाना भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। जैसे आप कहते हैं पता चले ठंडी की टाइम है, चाय बनाने की किसी को बोल दिए, पता चला आप कहीं चले गए या कोई आ गया, आप वार्तालाप करने लगे, समय ज़्यादा बीत गया। समय बीतने के साथ साथ आप देखें कि चाय ठंडी हो गई, तो आप सामने वाले से कहेंगे कि भैया थोड़ा सा चाय को क्या कीजिए, गर्म कर दीजिए। तो आप उस टाइम क्या करते हैं, गरमाना। तो ये जो आपकी क्या है, नाम धातु क्रिया है। ये किससे बनती है, तो किसी न किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से आपकी यह चीज़ बनती है, क्योंकि गर्म क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। तो आइए आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, आप चलते हैं क्रियार्थक जो संज्ञा होती हैं। एक आता है आपका क्रियार्थक संज्ञा। देखिए क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा के भांति कार्य करने लगे, जब कोई क्रिया संज्ञा के भांति कार्य करने लगे उसी को हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो सदैव होते हैं ये आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, टहलना स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक होता है। देखिए मैंने लिखा है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो टहलना क्या है? एक प्रकार की आपकी क्रिया है। आपको भी पता होगा टहलना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। लेकिन ये क्रिया का कार्य न करके यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रही है? तो संज्ञा का काम कर रही है। कैसे? देखिए आपको संज्ञा की जगह पर प्रयोग हुआ है और संज्ञा का काम कर रही है, क्योंकि और किसी संज्ञा का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो ये क्या है? आपका क्रियार्थक संज्ञा है। जैसे मैं कह दूँ धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये चीज़ आप भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो धूम्रपान करना है ये क्या है? आपकी एक संज्ञा के रूप में कार्य कर रही है। इसी को हम आपको क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कहते हैं। ये जितने भी शब्द होते हैं सदैव पुल्लिंग होंगे और एक वचन में आपके प्रयोग किए जाएंगे। जैसे एक वाक्य और मैं लिख दूं, मरना देश के लिए गौरव की बात होती है। जैसे मैं एक वाक्य लिखा, मरना देश के लिए गौरव की बात होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एक दूसरे के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ देश के प्रति जो मरने के लिए, जो हमारे तमाम जो फौजी हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि जो मरना है वो क्या है? देश के लिए गौरव की बात है। तो मरना भी क्या है? आपकी एक प्रकार की क्रिया है। तो क्रिया में कैसी क्रिया है? क्रियार्थक क्रिया संज्ञा है। आइए चलिए, आपको ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। एक आती है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जैसे आपको नाम से तात्पर्य हो रहा होगा, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। यानी जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग हो उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। जिस किसी वाक्य में यदि दो क्रियाएं आए या प्रयोग होती हो उसे ही क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस, इसकी जो परिभाषाएं होती है, मैंने लिखा कि जिस किसी वाक्य में यदि दो क्रिया आए या दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दूं, मैंने लिखा मोहन पढ़ता लिखता है। जैसे आपके घर पे भी कुछ लोग आते जाते होंगे, तो आपके माता पिता, आपके जो घर के आपके आइडियल हैं, आपके आदर्श हैं, वो ज़रूर इस बात पे चर्चा करते होंगे। मोहन, श्याम, राम, जो भी आपका नाम हो, कलवा, तो आपको ज़रूर संबोधित करके कहते होंगे कि हाँ पढ़ता लिखता है। यानी क्या है? पढ़ना भी आपका एक क्रिया है, लिखना भी आपका एक क्रिया है। तो इसमें क्या है? दो दो क्रियाएँ एक साथ आ रही हों। जिस किसी वाक्य में यदि दो क्रियाएँ प्रयोग हुई हो तो उसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं।
देखिए, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, जिसमें से मैं कुछ बता देता हूँ आपको। पहला है आरंभ बोधक। इतना डीप आपका किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो आप यूपीएसआई या ग्रेड सी वाली जॉब के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें ये सब पूछा जाता है। आप ग्रेड डी के लिए जब भी अप्लाई कीजिए तो इतना डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैं जितना चीज़ आपको बता दिया हूँ क्रिया के माध्यम से, वो आप पढ़ लेंगे, उतने से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, या अदर एग्ज़ाम जो भी हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, उसमें आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखिए, जिस संयुक्त क्रिया से आरंभ होने की सूचना प्राप्त होती है, जिस संयुक्त क्रिया से आरंभ होने की सूचना प्राप्त होती है, उसे ही आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जिस संयुक्त क्रिया से आरंभ होने की सूचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहा जाता है? संयुक्त आरंभ बोधक क्रिया कहा जाता है। आपको मैंने बताया संयुक्त जो क्रियाएं होती हैं कुल मिला के कितने 11 प्रकार की होती हैं। तो पहला है आपका संयुक्त मतलब आरंभ बोधक क्रियाएं। जैसे मैंने लिखा हुआ पढ़ने लगा, तो देखिए आपकी संयुक्त क्रियाएं आपको देखने को इसमें पहले मिलेंगी, क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग नहीं होगी आपकी। कर्ता के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा? मतलब क्रिया आएगी। क्रिया में कैसी? संयुक्त क्रिया। दूसरा है आपका समाप्ति बोधक। दूसरा आपका है समाप्ति बोधक। तो जिस क्रिया से आरंभ होता था इससे क्या होगा? आरंभ की जगह पे अंत या समाप्ति होने की सूचना होगी, वही आपका समाप्ति बोधक होगा। जैसे मैं लिख दूं, मैं सर्वनाम पढ़ा चुका हूं। जैसे आप इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको वर्णमाला, समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विराम चिन्ह, इन सब की वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके खोजेंगे तो पढ़ी होगी। तो मैंने उसी को एग्जांपल में ले लिया कि मैं सर्वनाम पढ़ा चुका हूँ। पढ़ा चुका हूँ ये क्या है? आपका एक तरह का अंत का बोध करा रहा है, मतलब इसको मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया, तो उसी को समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। तीसरा है आपका अवकाश बोधक। अवकाश बोधक। अवकाश बोधक से क्या होता है? जिस संयुक्त क्रिया से अवकाश या समय का बोध हो, समय की आवश्यकता का बोध हो, देखिए जिस किसी संयुक्त क्रिया से अवकाश होने की या समय की आवश्यकता की बोध होती है, वहाँ पे जो आपका होगा वो अवकाश बोधक क्रिया होगी। जैसे मैं लिख दूँ, वह मुश्किल से सो पाया। देखिए वो मुश्किल से सो पाया, यानी कहीं ना कहीं उसमें समय की क्या थी? आवश्यकता थी, यानी कम समय मिला इसीलिए वो थोड़ा सा सोया या मुश्किल से सो पाया। तो इसमें समय की कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता देखने को मिल रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? अवकाश बोधक क्रिया कहा जाएगा। आगे अनुमति बोधक। अनुमति बोधक में क्या होगी आपकी? बस परिभाषाएं सेम है, थोड़ी थोड़ी
आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। यानी जिस संयुक्त क्रिया के माध्यम से हमें अनुमति का बोध हो उसे ही अनुमति बोधक कहते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मुझे जाने दो। मान लीजिए मैं आपके घर पे जाऊंगा तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। जैसे ही हमारी वार्ता ख़त्म होगी तो मैं आपसे कहूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि आप मुझे अनुमति दीजिए मुझे घर जाने की, या मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मुझे अनुमति दीजिए। आप भी घर से कहीं जाते होंगे तो अपने पिताजी से, अपने माताजी से एक अनुमति मांगते होंगे कि माताजी, पिताजी, हमें अनुमति चाहिए, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो आपके पिताजी माताजी जब अनुमति देते होंगे तभी आप घर से जाते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अनुमति का आपको बोध हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कैसे अनुमति, मतलब कि आप कहीं भी जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अनुमति का एक प्रकार का आपका बोध हो। देखिए एक आता है नित्यता बोधक। परिभाषाएं आपकी लगभग सबकी सेम है। नित्यता बोधक, जिस क्रियापद से काम के लगातार काम के लगातार होने की सूचना हो। नित्यता का मतलब लगातार, नित्यता का जो अर्थ है वह लगातार है। तो जिस किसी संयुक्त क्रिया के माध्यम से यदि किसी काम के लगातार होने की सूचना का बोध हो रहा है तो वहाँ आपकी जो होगी आपका नित्यता बोधक होगी। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूँ, मैंने वाक्य लिखा, हवा चल रही है। मैंने एक वाक्य लिखा, हवा चल रही है। हवा चल रही है, आपको जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हवा क्या है, रेगुलर बेसिस पे चल रही है, मतलब हमेशा वो क्या है, गतिमान है। तो आपको ये ऐसा देख के पता चल रहा होगा कि जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो आपको इसी को नित्यता बोधक कहा जाता है। एक है आपका इच्छा बोधक। इच्छा बोधक किसे कहते हैं, मतलब जिस क्रिया से, मतलब काम करने की इच्छा, संयुक्त क्रिया से काम करने की इच्छा का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे, इच्छा बोधक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया, मतलब संयुक्त क्रिया से काम करने की इच्छा का बोध हो उसे ही इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने लिखा मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, यानी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, उसी को मैंने इसमें मतलब बोध किया है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या है, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है क्या है, आपको पढ़ाने की, तो उसी को इच्छा बोधक कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, आप मूवी देखते होंगे तो बहुत से ऐसे सीन आते हैं, लेकिन आप इसे अपने दैनिक जीवन में न ले आइएगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, यानी उसमें भी क्या है, उस सामने वाले व्यक्ति की इच्छाएं हैं कि वो आपसे शादी करना चाहता है, यानी उसमें क्या कर रहा है, तो अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। उसकी इच्छा है क्या है, शादी करने की। तो यही आपकी इच्छा बोधक कहलाएंगी। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक होता है आपका शक्ति बोधक। शक्ति बोधक कहते किसे हैं, जिस क्रिया से काम करने की शक्ति का बोध हो।
की यानी शक्ति का बोध हो उसे ही शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से काम करने की शक्ति का बोध हो उसे ही शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं वाक्य लिख दूं, आप मुझसे पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आप मुझसे पढ़कर सफलताएं क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं इच्छाएं में, कहीं कहीं मन में आपको शक्ति मिलेगी कि आप लाइफ स्टूडेंट क्लासेस पे डेली रेगुलर बेस पे क्लास कीजिए हिंदी की, जिससे आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इससे क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से शक्ति मिल रही हो, उसी को शक्तिबोधक कहा जाता है। अगला है आपका आवश्यकता बोधक। लेकिन ये सब चीज़ें आपको मैं जो बताया हूँ वो ग्रुप सी वाली जितनी भी जॉब होंगी इतनी डीपली उसी में जाके पूछता है। यानी पुलिस कांस्टेबल वगैरह और जो 4th ग्रेड की हैं जॉब, उसमें आपको नहीं पूछेगा। उसमें जो आपको आगे मैंने बताया वहीं तक बस आपका पूछेगा। आगे क्या है आपका आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक में क्या होता है, जिस क्रिया के द्वारा काम करने की आवश्यकता का बोध हो। यानी क्या होगा, आवश्यकता का बोध होता है। जिस क्रिया के द्वारा काम करने की आवश्यकता का बोध हो उसे ही आवश्यकता बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं लिख दूं, नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए। मैंने एक वाक्य लिखा, नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, आवश्यकता कहीं ना कहीं लग रही है कि अगर हम नौकरी पाएंगे तो नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता का बोध करा रहा है। आगे आपका है निश्चय बोधक। देखिए निश्चय बोधक किसे कहते हैं, तो जिस किसी क्रिया के माध्यम से निश्चय का बोध होता है, ये इसमें क्या होगा, आपका निश्चय का बोध होगा, उसी को हम निश्चय बोधक क्रिया कहते हैं। तो देखिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा देते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा हुआ, बीच में ही बोल पड़ा। मैंने एक वाक्य लिखा हुआ, बीच में ही क्या किया, बोल पड़ा। यानी मैं अभी कोई अपना कथन आधा ही बोला था, तब तक वो क्या किया, बीच में ही बोल दिया। कहीं ना कहीं निश्चितता आपको दिख रही होगी कि निश्चय ही वो बीच में बोल दिया। तो इस प्रकार से आपको जो मैं क्रिया के जो भी भेद थे उसको मैंने बखूबी बताया, क्रिया की टॉपिक को भी पूरी कंप्लीट करा दिया। बाकी अब भी आपको अगर कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे अपने मित्रों को, अपने जितने भी ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे, उस पर शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।